गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अध्ययन गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। और आज आपके लिए ये क्लास अत्यधिक महत्वपूर्ण होने वाली है। मार्च 2020 की करंट अफेयर। दावा है पूरी वीडियो अगर आपने देख ली तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एग्जाम में। मार्च की संपूर्ण करंट अफेयर इसमें है, तो बने रहें वीडियो के लास्ट सेकंड तक। और हाँ, अगर आप इस सेशन के प्रीमियर क्लास को देख रहे हैं तो क्वेश्चन स्क्रीन पर शो होते ही आप लाइव चैट में आंसर देने का प्रयास अवश्य करें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उनको भी लाभ प्राप्त हो सके। जी हाँ, तो बिना समय वेस्ट करे क्वेश्चंस पर आते हैं। सुपर फास्ट 100 क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में 20 इंपॉर्टेंट वर्ल्ड लीडर करंट अफेयर होगा। और इसके साथ साथ मार्च मंथ का ही महत्वपूर्ण तिथियां और दिवसों पर भी चर्चा करेंगे। तो बहुत कुछ है आपके लिए, बिल्कुल मिस मत करें, अंत तक देखें और अपनी तैयारी स्ट्रांग करें। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में मध्य प्रदेश में नमस्ते ओरछा महोत्सव आयोजित किया गया। ओरछा किले का निर्माण 16वीं सदी में किसने करवाया? आपके ऑप्शन है रुद्र प्रताप सिंह, जुझार सिंह, सूरजमल या वीर सिंह देव। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रुद्र प्रताप सिंह। 6 मार्च को यह आयोजन हुआ। कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में हुआ। पर्यटन स्थल ओरछा में आयोजित किया गया नमस्ते ओरछा महोत्सव। इसका उद्देश्य एमपी के विरासत यानी मध्य प्रदेश के विरासत शहर ओरछा में पर्यटन को बढ़ावा देना है। ओरछा किले की बात करें तो ओरछा किले का निर्माण 16वीं सदी में रुद्र प्रताप सिंह राजा ने कराया था। ओरछा में जहांगीर महल, राजा महल, राम राजा महल, लक्ष्मी नारायण मंदिर और चतुर्भुज मंदिर भी अवस्थित है। अगर ओरछा की बात करें तो ये बुंदेल राजाओं की राजधानी भी थी। नोट भी करते रहेंगे, बुंदेल राजाओं की राजधानी ओरछा थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है रुद्र प्रताप सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में निम्न में से किस कंपनी द्वारा महिलाओं हेतु कौशल विकास कार्यक्रम डिजी पाइवट की शुरुआत की गई? आपके ऑप्शन है गूगल इंडिया, याहू, फेसबुक या फ्लिपकार्ट। तो आपका राइट आंसर हो जाता है गूगल इंडिया। 6 मार्च को गूगल इंडिया द्वारा महिलाओं के कौशल विकास कार्यक्रम डिजी पाइवट की शुरुआत की गई। ये महिलाओं के लिए डिजिटल मार्केटिंग हेतु मिड कैरियर शिफ्ट बनाने की योजना के लिए है। तो राइट आंसर हो जाता है गूगल इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 मार्च, तीसरा क्वेश्चन है, मार्च 2020 में महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 64वें सत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके जिनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है न्यूयॉर्क। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ये 9 मार्च को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के महासभा परिसर में महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 64वें सत्र का उद्घाटन किया गया। इसकी अध्यक्षता की बात करें तो मेहर मार्गेरियन नाम के व्यक्ति ने ये इसकी अध्यक्षता की, इस आयोग की। मेहर मार्गेरियन, नोट कर लेंगे। और 8 मार्च को आप जानते हैं महिला दिवस होता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। उसी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम हुआ था, तो इसका उद्घाटन जो हुआ न्यूयॉर्क में हुआ। सी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इटी ग्लोबल बिजनेस समिट कहाँ संपन्न हुआ? आपके ऑप्शन है जयपुर, नई दिल्ली, मुंबई या गुजरात। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इटी ग्लोबल बिजनेस समिट इसकी बात करें तो यह 6 से 7 मार्च को यह आयोजित हुआ, नई दिल्ली में हुआ। सम्मेलन का विषय क्या था? थीम पूछी जा सकती है इटी ग्लोबल बिजनेस समिट की। तो थीम क्या थी? सृजन के लिए सहयोग या खंडित विषय में सतत विकास, कह सकते हैं कोलैबोरेट टू क्रिएट सस्टेनेबल ग्रोथ इन फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड। तो ये इसकी थीम थी, नोट भी कर लेंगे आप लोग। तो इसका संपन्न कहाँ हुआ? ये संपन्न कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में हुआ। अगला देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में निम्न में से किस देश को हिंद महासागर आयोग ने 5वें पर्यवेक्षक के रूप में प्रवेश मिला है? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ध्यान रखेंगे। आपके ऑप्शन है भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका या पाकिस्तान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का? भारत। 5वां पर्यवेक्षक भारत को चुना गया है। 6 मार्च को आईओसी यानी इंडियन ओशियन कमीशन के मंत्रियों द्वारा सेशल्स जगह का नाम है, यहाँ पर सम्मेलन के दौरान भारत को आयोग का 5वां पर्यवेक्षक बनाने का निर्णय लिया गया। हिंद महासागर आयोग यानी आईओसी की स्थापना की बात करें, आईओसी की स्थापना तो यह कब हुई थी? नोट कर लेंगे आप लोग, 1982 में। और यह पश्चिमी हिंद महासागर में द्वीपों के साथ भारत के सामूहिक जुड़ाव की सुविधा प्रदान करेगा। और ये 5वां पर्यवेक्षक जो बना वो आपका भारत है। तो राइट आंसर ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मॉक यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज लैब की बिजनेस स्कूल रैंकिंग में 2020 में तीसरे स्थान पर कौन सा संस्थान स्थित है? आपके ऑप्शन है आईआईएम इंदौर, आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम लखनऊ या आईआईएम बेंगलुरु। तो आपका राइट आंसर हो जाता है 6 का आईआईएम बेंगलुरु। डी ऑप्शन सही हो जाता है। इसको तीसरे स्थान पे प्लेस मिला है, अर्थात बड़े पैमाने पर ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर करने वाला बिजनेस स्कूलों की यह पहली वैश्विक रैंकिंग है। ध्यान रखेंगे, फर्स्ट वैश्विक रैंकिंग है और इसमें 16 बिजनेस स्कूलों की रैंकिंग प्रदान की गई है, जिसमें हमारा आईआईएम बेंगलुरु को थर्ड प्लेस मिला हुआ है। तो ध्यान रखेंगे तीसरे स्थान पर कौन रहा? डी ऑप्शन राइट हो जाता है, आईआईएम बेंगलुरु। 7वां क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भविष्य के युद्ध के विश्लेषण पर भारतीय सेना के अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी प्रज्ञान सम्मेलन 2020 कहाँ संपन्न हुआ? आपके ऑप्शन है जोधपुर, भोपाल, नई दिल्ली या जयपुर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। नई दिल्ली में आयोजित हुआ प्रज्ञान सम्मेलन 4 से 5 मार्च के मध्य भविष्य के युद्ध के विश्लेषण पर भारतीय सेना की अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी यानी प्रज्ञान सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ। यह आयोजन किसके द्वारा हुआ, यह पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे क्लॉज यानी सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज के द्वारा यह आयोजित किया गया। तो नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में गूगल ने भारत में कहाँ क्लाउड क्षेत्र खोलने की अपनी योजना की घोषणा की? आपके ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद या बेंगलुरु। राइट आंसर हो जाता है दिल्ली। 5 मार्च को दिल्ली में क्लाउड क्षेत्र खोलने की योजना की घोषणा हुई। यह 2021 तक खोला जाएगा। ये भारत में मुंबई के बाद पहला कहाँ है? मुंबई में है, ध्यान रखेंगे। मुंबई के बाद गूगल के द्वारा खोला जाने वाला है दूसरा क्लाउड क्षेत्र है दिल्ली में। और मुंबई में कब स्टार्ट हुआ था? तो 2017 में क्लाउड क्षेत्र खोला गया था। नए क्लाउड क्षेत्र से क्या होगा कि गूगल के मौजूदा नेटवर्क का विस्तार होगा और अच्छा होगा। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा? दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइगर स्पीक पुस्तक के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है मयंक मिश्र, हरिओम तिवारी, रविंद्र शुक्ल या विमल त्रिपाठी। तो टाइगर स्पीक पुस्तक की बात करें तो इसके जो लेखक हैं वो हैं हरिओम तिवारी। राइट आंसर हो जाता है बी। 3 मार्च को मध्य प्रदेश के तब के सीएम यानी कमलनाथ अभी कौन हो गए हैं? शिवराज सिंह जी चौहान। तो अभी उस टाइम के सीएम कमलनाथ ने वन्य जीव दिवस के अवसर पर पुस्तक टाइगर स्पीक का विमोचन किया और इसके लेखक जो हैं और हरिओम तिवारी जी हैं। यह पुस्तक बाघों को समर्पित कार्टून कला की एक पुस्तक है। तो राइट आंसर हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में उबर इंडिया के फूड डिलीवरी बिजनेस उबर ईट्स इंडिया का निम्न में से किस फूड डिलीवरी कंपनी द्वारा अधिग्रहण किया गया? आपके ऑप्शन है फूड पांडा, स्विगी, जोमेटो या फासोस। तो आपका राइट आंसर हो जाता है जोमेटो। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अलीबाबा के आंट फाइनेंशियल समर्पित ऑनलाइन फूड डिलीवरी और रेस्तरां डिस्कवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो ने ऑल स्टॉक डील में उबर इंडिया के फूड डिलीवरी बिजनेस उबर ईट्स का $206 मिलियन में अधिग्रहण किया है। आपका राइट आंसर हो जाता है जोमेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की अध्यक्षता में किस शहर में भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण यानी लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 8वें स्थापना दिवस का आयोजन कहाँ किया गया? आपके ऑप्शन है पटना, नई दिल्ली, जयपुर या लखनऊ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण ने करतारपुर साहिब कॉरिडोर में यात्री टर्मिनल भवन के निर्माण में अहम भूमिका अदा की थी। भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री के अधीन एक सांविधिक निकाय है। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप, गृह मंत्रालय के अधीन है। आपका राइट आंसर 8वां स्थापना दिवस कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डीजल की डोर स्टेप डिलीवरी हेतु किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? ऑप्शन है हमसफर मोबाइल ऐप, जनता, डीजल या लोक कल्याण मोबाइल ऐप। राइट आंसर हो जाता है हमसफर मोबाइल ऐप। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इस ऐप की सहायता से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में होटल, अस्पताल और हाउसिंग सोसाइटी अपने घर पर डीजल की डिलीवरी की जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमसफर मोबाइल ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जम्मू नगर निगम ने जम्मू विश्वविद्यालय को किस महाराजा के नाम पर रखने का प्रस्ताव किया है? ऑप्शन है आपके महाराजा सूरजमल, महाराजा अग्रसेन, महाराजा सुहेलदेव या महाराजा गुलाब सिंह। इसका विकल्प कौन सा सही हो जाता है? डी, महाराजा गुलाब सिंह। इन्होंने डोगरा वंश की स्थापना की थी। ध्यान रखेंगे, किसने? महाराजा गुलाब सिंह ने डोगरा वंश की स्थापना की और साल 1846 में
जम्मू कश्मीर के ये पहले सम्राट थे। इन्होंने ही 1846 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अमृतसर की संधि पर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किया था। ये भी ध्यान रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है महाराजा गुलाब सिंह। इनके नाम पर जम्मू विश्वविद्यालय का नाम रखने की प्रस्ताव पारित हो गया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में वर्ष 2020 के लिए विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए कितने स्थानों को नामित किया है? विकल्प हैं 7, 3, 2 या 4। सही विकल्प हो जाता है आपका 2। भारत सरकार ने विश्व धरोहर सूची 2020 में शामिल करने के लिए 2 स्थानों को नामांकित किया है। ये 2 स्थान कौन कौन से हैं? नोट कर लेंगे आप लोग। धौलवीरा और दूसरा है आपका दक्कन सल्तनत के स्मारक और किले हैं। तो ये 2 स्थान हैं जिनको धरोहर सूची में रखने का नामित किया गया है। और ये धौलावीरा गुजरात का एक पुरातात्विक स्थल है। इसमें प्राचीन सिंधु घाटी के खंडहर हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाता है? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस विश्व चैंपियन बैडमिंटन खिलाड़ी को हाल ही में चौथे बार टाइम्स ऑफ इंडिया वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया? आपके ऑप्शन है ऋतुपर्णा दास, अर्चना देवधर, पीवी सिंधु या हरमनप्रीत कौर। तो राइट आंसर हो जाता है पीवी सिंधु। सी विकल्प सही हो जाता है। इन्होंने अनब्रेकेबल स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स पुरस्कार भी जीता था और ये टाइम ऑफ इंडिया स्पोर्ट पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी रहीं। इन्होंने ही इसी साल पहली बार दुनिया के टॉप 10 महिला बैडमिंटन खिलाड़ियों में भी जगह बनाई। पीवी सिंधु इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के खगोल विदों द्वारा कितने नए ग्रहों की खोज की गई है? आपके ऑप्शन है 19, 20, 17 या 15। तो राइट आंसर हो जाता है सी, 17 ग्रहों की खोज की गई है। इन ग्रहों की खोज राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन के सेवानिवृत्त केपलर अंतरिक्ष दूरबीन के द्वारा की गई है। इन नए ग्रहों की खोज गोल्डीलॉक जोन में की गई है। किस जोन में? गोल्डीलॉक जोन में इन नए ग्रहों की 17 नए ग्रहों की खोज की गई है, जहां ग्रहों की चट्टानी सतह पर पानी की मौजूदगी का भी अनुमान लगाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय महिला टीम की किस खिलाड़ी ने क्रिकेट विश्व कप फाइनल खेलने वाली विश्व की सबसे युवा खिलाड़ी बन गई हैं? विकल्प हैं आपके सैफाली वर्मा, पूनम यादव, दीप्ति शर्मा या राधा यादव। तो आपका राइट आंसर हो जाता है सैफाली वर्मा। सैफाली वर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महिला T20 विश्व कप में फाइनल में उतरते ही यह उपलब्धि हासिल की थी। तो राइट आंसर हो जाता है सैफाली वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राम वन गमन पथ निर्माण के लिए ट्रस्ट गठित करने का निर्णय लिया है? आपके ऑप्शन है उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। यह मार्ग चित्रकूट से अमरकंटक तक बनेगा, जहां भगवान राम ने 14 वर्ष तक वनवास के लिए गमन किया था। तो राइट आंसर हो जाता है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प हैं आपके विमल जुल्का, राहुल सचदेवा, राम त्यागी या मनोज भट्टाचार्य। तो राइट आंसर हो जाता है विमल जुल्का। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। पिछले मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें तो वो थे सुधीर भार्गव। ये 11 जनवरी को रिटायर हो गए थे। इसके बाद बिमल जुल्का नए मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत केंद्रीय सूचना आयोग का गठन अगर पूछा जाए तो केंद्रीय सूचना आयोग का गठन 12 अक्टूबर 2005 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विमल जुल्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब हाल ही में किसने जीता? आपके विकल्प हैं ईशप्रीत सिंह, गीत सेठी, पंकज आडवाणी या राहुल सचदेवा। तो विकल्प आपका सही हो जाता है पंकज आडवाणी। सी ऑप्शन राइट हो जाता है। पंकज आडवाणी ने फाइनल में महाराष्ट्र के ईशप्रीत सिंह को 7-3 से हराकर राष्ट्रीय 6 रेड स्नूकर का खिताब अपने नाम किया है। यह दुनिया में सबसे ज़्यादा बार वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले खिलाड़ी हैं। यह इनका कुल 34वां राष्ट्रीय खिताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट आंसर क्या हो गया? पंकज आडवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय वायुसेना के लिए कितने स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान खरीदने को मंजूरी दे दी है? आपके ऑप्शन है 60, 72, 65 या 83। सही विकल्प हो जाता है 83 डी विकल्प। यह फैसला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में रक्षा अधिग्रहण परिषद
यानी DAC ने लिया है। तेजस एक हल्का लड़ाकू विमान है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने तैयार किया है। इसका जो विमान का आधिकारिक नेम है यानी तेजस 4 मई 2003 को तात्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रखा था। ये भी ध्यान रखेंगे, तेजस नाम किसने रखा था, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रखा था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है 83। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग करते हुए मणिपुर के एक मंत्री को राज्य मंत्रिमंडल से हटा दिया है? विकल्प हैं आपके अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 135, अनुच्छेद 140 या 142। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 142, आर्टिकल 142। इसके तहत वर्ष 2017 में ये मंत्री चुनाव जीतने के बाद दूसरे दल में शामिल हो गए थे। 8 सितंबर 2017 को इस मामले की सुनवाई के दौरान मणिपुर के उच्च न्यायालय के अनुसार उच्च न्यायालय किसी मंत्री के अयोग्य ठहराए जाने का या सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित याचिका की स्थिति में निर्णय लेने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश नहीं दे सकता है। वह मंत्री दल बदलकर पुनः मंत्री बन गए थे, जिसका दूसरे मंत्रियों द्वारा कोर्ट में विरोध किया गया और इसी विरोध के चलते अनुच्छेद 142 के तहत एक मंत्री को जो मणिपुर के थे मंत्रिमंडल से हटा दिया गया। राइट आंसर हो जाता है 142। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए माताओं के सहयोग में सामाजिक नवाचार की शुरुआत की है? विकल्प हैं आपके हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या गुजरात। तो विकल्प सही हो जाता है हरियाणा। इन नवाचारों के तहत युवा माताओं की सहायता लेने की योजना है ताकि उनके बच्चों को हर प्रकार के खेल एक्टिविटीज़ में गतिविधियों में मोटिवेट किया जा सके। सरकार जल्द ही मदर्स फॉर स्पोर्ट एंड फिटनेस नामक एक ऐप भी लॉन्च करेगी। तो यह कार्य कहाँ हुआ है? हरियाणा में हुआ है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पद्म विभूषण से सम्मानित और बहुमुखी प्रतिभा के धनी किस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार का हाल ही में 94 साल की उम्र में निधन हो गया? विकल्प है आपके सतीश गुजराल, नंदलाल बोस, सतीश नाइक या वासुदेव कामत। तो विकल्प सही हो जाता है आपका सतीश गुजराल। इनका जन्म 25 दिसंबर 1925 को ब्रिटिश इंडिया के झेलम में हुआ था। कहाँ हुआ था? झेलम में, जो पाकिस्तान में है, ध्यान रखेंगे। ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के छोटे भाई थे और इनको 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इन्हें कला का राष्ट्रीय पुरस्कार 3 बार प्राप्त हो चुका है, ये भी ध्यान रखेंगे। विकल्प सही हो जाता है सतीश गुजराल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इजराइल के हिलेल फुरस्टेनबर्ग और रूस के अमेरिकी ग्रेगरी मार्गुलिस को वर्ष 2020 के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से विजेता चुना गया है? आपके ऑप्शन है एबल पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, चेरन मेडल या इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देंगे। इसका सही आंसर हो जाता है एबल पुरस्कार। यह गणित के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक है और इन दो गणितज्ञों को ग्रुप थ्योरी, समूह सिद्धांत या संख्या सिद्धांत यानी नंबर थ्योरी और संयोजन विज्ञान यानी कॉम्बिनेट्रिक्स में संभावना और गतिशीलता के विधियों के उपयोग की शुरुआत के लिए चुना गया है। कौन सा पुरस्कार दिया गया? एबल पुरस्कार। किसको दिया गया? हिलेल फुरस्टेनबर्ग और रूस के अमेरिकी ग्रेगरी मार्गुलिस को यह पुरस्कार एबल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नाट्य यक्षगान की 900 से अधिक लिपियां यानी स्क्रिप्ट को डिजिटलीकरण करके सार्वजनिक कर दिया गया? आपके विकल्प हैं गुजरात, केरल, कर्नाटक या तमिलनाडु। सही विकल्प हो जाता है कर्नाटक। इन लिपियों का डिजिटलीकरण करके गूगल ड्राइव में PDF फॉर्मेट में संरक्षित कर दिया गया है। इनको प्रसंग प्राथी संग्रह ऐप के माध्यम से भी उपलब्ध कराया जाएगा। प्रसंग प्राथी संग्रह ऐप, इसके माध्यम से भी उपलब्ध कराया जाएगा। और यक्षगान की बात करें तो आप जानते हैं ये कर्नाटक का एक लोक नृत्य है, कर्नाटक का लोक नृत्य है। तब राइट आंसर हो जाता है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क की शुरुआत की है? आपके ऑप्शन है व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम। तो राइट आंसर हो जाता है व्हाट्सएप। यह शुरुआत व्हाट्सएप पर की गई है। ए विकल्प सही हो जाता है। कोरोना वायरस को लेकर लोगों के बीच फैली आशंकाओं को कम करने के लिए यह ऑफिशियल चैटबॉट किया गया है। इसे माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क नाम दिया गया है। इससे संपर्क करने के लिए लोगों को अपने फ़ोन में 9013
151515 नंबर को सेव करना होगा और इस पर मैसेज भेजकर व्हाट्सएप के द्वारा जरूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सही आंसर हो जाता है व्हाट्सएप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने देश भर में लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी में लगे प्रत्येक व्यक्तियों को ई पास जारी करने के लिए एक मोबाइल ऐप जो प्रज्ञाम शुरू किया है? आपके विकल्प हैं झारखंड, हरियाणा, कर्नाटक या गुजरात। तो राइट आंसर हो जाता है झारखंड। प्रज्ञाम ऐप कहाँ स्टार्ट हुआ है? झारखंड में। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जिला यातायात अधिकारी इस ऐप पर अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स की जांच के बाद गाड़ियों को ऑनलाइन ई पास जारी कर देते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोरोना वायरस के चलते स्थगित हुआ टोक्यो ओलंपिक्स 2020 अब अगले साल किस तारीख से किस तारीख के बीच में आयोजित किया जाएगा? विकल्प है आपके 1 जुलाई से 20 जुलाई, 23 मार्च से 8 अप्रैल, 23 अक्टूबर से 15 नवंबर या 23 जुलाई से 8 अगस्त। यह आपका राइट आंसर हो जाता है 23 जुलाई से 8 अगस्त। कोरोना वायरस के कारण टोक्यो ओलंपिक को एक साल के लिए टाल दिया गया है और साल 2021 में टोक्यो ओलंपिक का आयोजन इस डेट में यानी 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस देश की वायुसेना ने 30 अप्रैल से अलास्का में आयोजित होने वाले अपने प्रमुख बहुपक्षीय हवाई अभ्यास रेड फ्लैग के फर्स्ट चरण को रद्द कर दिया गया है? विकल्प है आपके ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना, पाकिस्तानी वायुसेना, अमेरिकी वायुसेना या इजरायली वायुसेना। तो राइट आंसर हो जाता है सी, अमेरिकी वायुसेना। अमेरिकी वायुसेना के इस बहुपक्षीय अभ्यास में भारतीय वायुसेना यानी IAF अपने सुखोई SU-30 लड़ाकू जेट विमानों के साथ भाग लेने वाली थी। रेड फ्लैग हवाई अभ्यास का एक उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास है जो अमेरिकी वायुसेना के द्वारा एक वर्ष में कई बार आयोजित किया जाता है। विकल्प आपका सही हो जाता है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, G20 समूह के देशों द्वारा कोविड-19 महामारी से निपटने तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की दिशा में G20 वर्चुअल समिट का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया? विकल्प है आपके अमेरिका, चीन, पाकिस्तान या सऊदी अरब। राइट आंसर हो जाता है सऊदी अरब। डी विकल्प सही हो जाता है। कोविड-19 के चलते G20 आभासी सम्मेलन भारत की पहल पर आयोजित किया जाने वाला दूसरा सम्मेलन है, जबकि प्रथम आभासी सम्मेलन सार्क अभ्यासी सम्मेलन का आयोजन भारत की पहल पर ही हाल ही में किया गया है। सही विकल्प हो जाता है सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संस्था ने कोविड-19 के गंभीर रूप से बीमार रोगियों के इलाज के लिए रक्त प्लाज्मा का उपयोग करने की मंजूरी प्रदान की है? विकल्प है आपके US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इटालियन मेडिसिन एजेंसी, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया एंड ड्रग डिपार्टमेंट अथॉरिटी चाइना। तो राइट आंसर हो जाता है ए, US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इस प्लाज्मा को गंभीर रूप से बीमार रोगियों में इंजेक्ट किया जाता है ताकि एंटीबॉडी को स्थानांतरित किया जा सके और वायरस के खिलाफ रोगियों को शरीर से लड़ने में मदद मिल सके। तो राइट आंसर हो जाता है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के हास्य अभिनेता केन शिमुरा का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया? आपके विकल्प हैं USA, चीन, जापान या रूस। राइट आंसर हो जाएगा जापान। ये अभिनेता जापान के थे, ये 70 साल के थे। केन शिमुरा ने अपना कैरियर 1970 में स्टार्ट किया था और ये जापान के पॉपुलर कॉमेडियन थे। जो कोरोना वायरस के चलते इनका निधन हो गया है, जापान सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने भारत को भरोसा दिया है कि LPG गैस की सप्लाई में कमी नहीं होगी? विकल्प है आपके नेपाल, चीन, रूस या सऊदी अरब। तो सही विकल्प हो जाता है डी, सऊदी अरब। सऊदी अरब ने भारत को भरोसा दिया है कि LPG गैस की सप्लाई में कमी नहीं होगी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हाल ही में भारत और किस देश ने 15,295 करोड़ रुपए की रेल परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? विकल्प है आपके जापान, USA, चीन या रूस। तो सही आंसर हो जाता है जापान। जापानी सरकार की वित्त पोषण एजेंसी ने 3 मेगा रेल अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए भारत के साथ 15,295 करोड़ के ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सही विकल्प हो जाता है जापान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार ने कोविड-19 से निपटने में लगे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए किस योजना के तहत घोषित बीमा योजना को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है आपके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना या प्रधानमंत्री रोजगार योजना। राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इस योजना के अंतर्गत लगभग 22,12,000 जन स्वास्थ्य कर्मियों को 90 दिन के लिए 50 लाख रुपए की बीमा सुरक्षा दी जाएगी। विकल्प सही हो जाता है
ए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना ने रीयूनियन द्वीप से पहली बार संयुक्त गश्त का आयोजन किया है? विकल्प है आपके नेपाल, फ्रांस, जापान या रूस। सही विकल्प हो जाता है फ्रांस। भारतीय दृष्टिकोण से इसके आयोजन का मुख्य लक्ष्य हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति का विस्तार करना है और विदेशी भागीदारियों के साथ साझेदारी में सुधार करना है। यह अभ्यास पूर्वी तटरेखा से लेकर मलक्का जलडमरू मध्य तक किया गया। नोट कर लेंगे, पूर्वी अफ्रीका तट रेखा से मलक्का जलडमरू मध्य तक यह अभ्यास किया गया। कहाँ आयोजन हुआ? फ्रांस में। बी विकल्प सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस दिन हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा हिरासत में लिए गए और लापता स्टाफ सदस्यों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? विकल्प है आपके 26 मार्च, 25 मार्च, 24 मार्च या 23 मार्च। सही आंसर हो जाता है 25 मार्च, यानी बी विकल्प सही हो जाता है। प्रत्येक वर्ष 25 मार्च को हिरासत में लिए गए और लापता स्टाफ सदस्यों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 25 मार्च राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा हुआ G20 सम्मेलन किस देश ने कराया है? विकल्प है आपके सऊदी अरब, भारत, रूस या फ्रांस। सही विकल्प हो जाता है सऊदी अरब। सऊदी अरब की अध्यक्षता में आयोजित किया गया G20 सम्मेलन इस बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह हुआ और इस सम्मेलन में दुनिया भर के बड़े देशों ने हिस्सा लिया और मिलकर इस बीमारी से लड़ने पर बातचीत की। सही विकल्प हो जाता है सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के मध्य प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर की मंजूरी प्रदान की है? विकल्प है आपके नेपाल, बांग्लादेश, बेल्जियम या रूस। राइट आंसर हो जाएगा बेल्जियम। भारत और बेल्जियम के मध्य होने जा रही नई संधि स्वतंत्रता पूर्व 1901 में ब्रिटेन और बेल्जियम के मध्य हुई संधि का स्थान लेगी। कहाँ हुई थी 1901 में? ब्रिटेन और बेल्जियम के मध्य इसका यह प्लेस लेगी, जो स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत पर भी लागू हो गई थी। प्रेजेंट टाइम में ये संधि भारत और बेल्जियम के मध्य लागू है। सही विकल्प हो जाता है बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 की जांच के लिए प्रॉब फ्री डिटेक्शन ऐसे नामक तकनीक विकसित की है? IIT मद्रास, दिल्ली, पुणे या IIT कोलकाता। राइट आंसर हो जाता है IIT दिल्ली। बी ऑप्शन सही हो जाता है। IIT दिल्ली के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस की जांच के लिए सस्ती, आसान और सटीक तकनीकी प्रॉब फ्री डिटेक्शन ऐसे नामक तकनीक विकसित की है। सही विकल्प हो जाता है बी। अगला क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने संयुक्त रूप से आयुष्मान भारत के तहत किस योजना की शुरुआत की है? विकल्प है आपके स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम, स्वास्थ्य खुशी कार्यक्रम, स्कूल ज्ञान कार्यक्रम या जन जागरूक कार्यक्रम। सही विकल्प हो जाता है स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसका उद्देश्य स्कूल के बच्चों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से मुक्त करना है। इसके तहत कुल 11 विषयों की पहचान की गई है। सही विकल्प हो जाता है स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जो आयुष्मान भारत के तहत योजना लॉन्च हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस पर्वतारोही ने 7 महाद्वीपों में सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय बनने का रिकॉर्ड बनाया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विकल्प देखते हैं, आशुतोष वर्मा, सत्यरूप सिद्धांत, विक्रमजीत सिंह या आर्यन घोष। तो राइट आंसर हो जाता है सत्यरूप सिद्धांत। बी विकल्प सही हो जाता है। इन्होंने हाल ही में सातों महाद्वीपों में सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर चढ़ाई करके अपना नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया। ऐसा करने वाले ये प्रथम भारतीय हैं और इससे पहले इन्होंने ही जनवरी 2019 में दुनिया के 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़ने का भी रिकॉर्ड हासिल किया था। तो विकल्प कौन सा सही हो जाता है? सत्यरूप सिद्धांत। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, किस देश ने हाल ही में परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया? विकल्प है आपके कोरिया, भारत, पाकिस्तान या अमेरिका। राइट आंसर हो जाता है अमेरिका। डी विकल्प सही हो जाता है। अमेरिका ने हाल ही में अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय पेंटागन के मुताबिक इस मिसाइल की गति ध्वनि की गति से कम 5 गुना ज़्यादा होगी। इस लिहाज से यह मिसाइल लगभग 6200 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा गति से दुश्मन पर हमला करेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही विकल्प क्या हो गया? अमेरिका। अगला क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों के बीच एकजुटता को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ किस देश ने मार्च 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष पद ग्रहण किया? विकल्प है आपके नेपाल,
बेल्जियम, वियतनाम या चीन? राइट आंसर हो जाएगा चीन। डी विकल्प सही हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता प्रत्येक महीने अपने सदस्यों के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार बदलती रहती है। वियतनाम ने जनवरी 2020 में वियतनाम ने किया था अध्यक्षता, बेल्जियम ने फरवरी 2020 में किया, और जो मार्च में, तो राइट आंसर क्या हो गया? चीन। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? चीन। डी विकल्प सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, HIL इंडिया ने हाल ही में किस बैंक के साथ ग्राहक भुगतान पोर्टल लॉन्च किया है? विकल्प है आपके यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, यस बैंक या देना बैंक। सही आंसर हो जाता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। HIL इंडिया ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ग्राहक भुगतान पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये विकल्प सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश निम्न में से कौन सा है? विकल्प है नेपाल, चाइना, भारत या पाकिस्तान। राइट आंसर हो जाता है भारत। भारत जो है इस रैंकिंग के अनुसार बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। इसके साथ अगर हम प्रति व्यक्ति खपत की बात करें तो इसके मामले में 106वें स्थान पर इसकी प्लेस है। तो भारत उत्पादक के मामले में थर्ड प्लेस पे है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सही हो जाता है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस पड़ोसी देश में 20 मार्च 2020 को 5.9 तीव्रता का भूकंप आया है? विकल्प है बांग्लादेश, तिब्बत, पाकिस्तान या भूटान। तो चीन के दूरवर्ती हिमालयी क्षेत्र तिब्बत में 20 मार्च 2020 को 5.9 इंटेंसिटी का भूकंप आया। यह क्षेत्र नेपाल के नज़दीक है और इस भूकंप का जो केंद्र था वो तिब्बत के कुइलिंग नामक क्षेत्र था। कुइलिंग, आप जानते हैं कि पृथ्वी के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने की वजह से भूकंप आते हैं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाता है तिब्बत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किस राष्ट्र के नेता ने कोरोना वायरस को अपनी सबसे बड़ी चुनौती कहा है? फ्रांस, जर्मनी, सी ऑप्शन है इटली या डी स्पेन। तो राइट आंसर हो जाता है जर्मनी। जर्मनी के जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद कोरोना वायरस को सबसे बड़ी चुनौती कहा है। किसने? एंजेला मार्केल ने। कहाँ के हैं? जर्मनी के। राइट आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने किस शहर में एक संगरोध सुविधा स्थापित की है? विकल्प है आपके कोच्चि, मुंबई, विशाखापट्टनम या चेन्नई। सही आंसर हो जाता है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम ने भारतीय नौसेना ने कोरोना वायरस प्रभावित देशों से निकाले जा रहे भारतीय नागरिकों के लिए संगरोध सुविधा स्थापित की है। विकल्प सी करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेस्कॉम फाउंडेशन ने निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ मिलकर भारत में इनोवेट फॉर एक्सेसिबल इंडिया नामक अभियान लॉन्च किया है? विकल्प है फेसबुक इंडिया, गूगल इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया या इंडियन ऑयल। राइट आंसर हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। इनोवेट फॉर एक्सेसिबल इंडिया अभियान भारत में दिव्यांग लोगों के सशक्तिकरण के लिए आरंभ की जाने वाली एक पहल है। दिव्यांग लोगों के लिए इनोवेट फॉर एक्सेसिबल इंडिया किसने किया? माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व राज्यसभा सदस्य और दिग्गज पत्रकार का क्या नाम है जिनका 17 मार्च 2020 को निधन हो गया? विकल्प है आपके पाटिल पुटप्पा, अश्विनी चौबे, नारायण दत्त या एन श्रीनिवासन। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पाटिल पुटप्पा। इनको 17 मार्च 2020 में निधन हो गया। ये एक अनुभवी पत्रकार और राज्यसभा सदस्य भी थे। इनकी एक साप्ताहिक पत्रिका भी थी जिसका नाम है प्रपंच। ध्यान रखेंगे इनकी, यानी पाटिल पुटप्पा की ये साप्ताहिक पत्रिका थी। कहाँ से बिलोंग करते हैं ये? कर्नाटक से। राइट आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे युगांडा में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? विकल्प है आपके सचिन बंसल, ए अजय कुमार, रोहित श्रीवास्तव या BK वशिष्ठ। विकल्प सही हो जाता है ए अजय कुमार। बी विकल्प सही हो जाता है। संयुक्त सचिव ए अजय कुमार को युगांडा गणराज्य में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। युगांडा की बात करें तो यह अफ्रीकी महाद्वीप के सबसे निर्धन देशों में से शामिल है। यहाँ की 1/3 जनसंख्या अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने पर मजबूर है और यहाँ के जो उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं हाल ही में, वो कौन है? ए अजय कुमार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने अंगदान तथा प्रत्यारोपण में तमिलनाडु और तेलंगाना को पीछे छोड़ दिया है? विकल्प हैं बिहार, उत्तराखंड, महाराष्ट्र या पंजाब। राइट आंसर हो जाता है महाराष्ट्र।
सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। पुणे, नागपुर और औरंगाबाद अंगदान के क्षेत्र में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले नगर हैं। महाराष्ट्र को राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन द्वारा मृतक अंगदान के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला। अंग प्रत्यारोपण का क्या मतलब है? इसका मतलब सर्जरी करके किसी भी एक व्यक्ति के स्वस्थ अंग को निकालने के बाद उसे ऐसे ज़रूरतमंद व्यक्ति को प्रत्यारोपित कर देना है जिसको उसकी ज़रूरत है, उसको नीड है। तो राइट आंसर क्या हो गया? महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कितने संस्कृत विश्वविद्यालयों को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है? विकल्प हैं आपके 4, 2, 3 या 5। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा 3। 3 ऐसे संस्कृत विश्वविद्यालय हैं जिनको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। वो 3 कौन कौन से हैं? नाम नोट कर लेंगे आप लोग। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जो दिल्ली में है, 1970 में स्थापित हुआ था। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान 1970 में स्थापित हुआ था। ये पहला है जिसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। दूसरा संस्कृत विश्वविद्यालय कौन सा है? लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, ये भी दिल्ली में है और ये 1962 में स्थापित हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ। तीसरा विश्वविद्यालय कौन सा है? राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति, ये तिरुपति में है और 1961 में स्थापित हुआ था। विकल्प सही हो जाता है 3, यानी 3 संस्कृत विश्वविद्यालयों को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत 16 मार्च 2020 को हस्ताक्षरित AMOU के अनुसार किस देश ने 3 स्कूल भवन बनाने जा रहा है? विकल्प है बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका या मालदीव। तो राइट आंसर हो जाता है नेपाल। भारत और नेपाल में दारचुला, धनुषा और कपिलवस्तु जिलों में 3 स्कूल भवनों के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल। नेपाल में 3 स्कूल बनने जा रहे हैं MOU के अनुसार। इस पर रिपोर्ट हस्ताक्षरित की गई है। बी विकल्प सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन किसने दिया? विकल्प है राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, संसद या दिल्ली हाई कोर्ट। विकल्प सही हो जाता है सुप्रीम हाई कोर्ट। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। सुप्रीम हाई कोर्ट ने 17 मार्च को महिला अधिकारियों को भारतीय नौसेना में स्थायी कमीशन लेने की अनुमति दे दी है, जिसमें कहा गया है कि पुरुषों और महिला अधिकारियों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में कौशल सतंग योजना किस राज्य ने शुरुआत की है? किस राज्य ने शुरू की है? बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब या गुजरात। तो राइट आंसर हो जाता है बी, उत्तर प्रदेश। यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने कुशल मानव शक्ति को विकसित करने और अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कौशल सतंग योजना स्टार्ट की है। विकल्प सही हो गया उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने विश्व बैंक के साथ राज्य में जल प्रबंधन और कृषि व्यवस्था के लिए $80 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या हरियाणा। और राइट आंसर हो जाता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने विश्व बैंक के साथ राज्य में जल प्रबंधन और कृषि व्यवस्था के लिए $80 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में जारी समावेशी इंटरनेट इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसके अनुसार? समावेशी इंटरनेट इंडेक्स के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? 42वां, 46वां, 50वां या 60वां। राइट आंसर हो जाता है 46वां। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी की गई समावेशी इंटरनेट इंडेक्स 2020 में भारत का 46वां स्थान मिला है और इस सूची में दुनिया के 100 देश शामिल हैं, जिसमें फर्स्ट पे बात करें तो फर्स्ट पे है स्वीडन और सेकंड स्थान पे है न्यूजीलैंड और थर्ड पे है आपका USA, जबकि 46वें नंबर पे भारत है। राइट आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने सभी बचत बैंक खातों हेतु न्यूनतम बैलेंस राशि की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है? आपके विकल्प हैं पंजाब नेशनल बैंक, देना बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या भारतीय स्टेट बैंक। तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक, यानी SBI ने हाल ही में सभी बचत बैंक खातों हेतु न्यूनतम बैलेंस राशि की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे अब बैंक के सभी बचत खाता धारकों को जीरो बैलेंस खाते की सुविधा मिलने लगेगी। भारतीय स्टेट बैंक इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने येस बैंक के 72 अरब 50 करोड़ रुपए के शेयर खरीदने की घोषणा की? विकल्प हैं भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिटी बैंक और केनरा बैंक। तो
किस बैंक ने येस बैंक के 72 अरब 50 करोड़ रुपए के शेयर खरीदने की घोषणा की? एसबीआई यानी भारतीय स्टेट बैंक। ए विकल्प सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय तट रक्षक बल की प्रथम महिला उप महानिरीक्षक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विकल्प है मोहिनी त्यागी, प्रतिभा सचदेवा, नुपुर कुलश्रेष्ठ या जया त्रिपाठी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नुपुर कुलश्रेष्ठ। सी आंसर सही हो जाता है। नुपुर कुलश्रेष्ठ भारतीय तट रक्षक बल की उप महानिरीक्षक यानी डीआईजी के रूप में पदोन्नत होने वाली पहली महिला बन गई हैं। वो साल 1999 में तटरक्षक सेवा में शामिल हुई थी। और भारतीय तटरक्षक की स्थापना की बात करें तो भारतीय समुद्र की सुरक्षा के उद्देश्य से 18 अगस्त 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। राइट आंसर क्या हो गया? नुपुर कुलश्रेष्ठ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फेसबुक ने निम्नलिखित में से किसके नाम पर भारत में सीएसआर पहल किस नाम से भारत में सीएसआर पहल की शुरुआत की है? आपके विकल्प है उन्नति, प्रारंभ, प्रगति या आरंभ। राइट आंसर हो जाएगा प्रगति। सी ऑप्शन सही हो जाता है। इस पहल का उद्देश्य भारत में महिला उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया जाना है। राइट आंसर क्या हो गया? प्रगति। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? फेसबुक के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घरेलू क्रिकेट के तेंदुलकर कहे जाने वाले किस खिलाड़ी ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो घरेलू क्रिकेट के तेंदुलकर किसे कहा जाता है? विकल्प है आपके अजीत रहाणे, वसीम जाफर, सुबोध कांत या अमरेश सहाय। तो वसीम जाफर सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा हाल ही में की है। भी विकल्प सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी सिप्री की हथियार निर्यात संबंधी सूची में भारत का कौन सा स्थान हासिल हुआ है? विकल्प है 23वां, 27वां, 33वां या 42वां। सही आंसर हो जाता है 23वां। पहला आंसर सही हो जाता है, पहला ऑप्शन 23वां। भारत पहली बार सिप्री की वैश्विक हथियार निर्यातकों की सूची में शामिल हुआ है। हथियार निर्यात करने के मामले में भारत 23वें स्थान पर रहा है। सिप्री की बात करें तो सिप्री क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना इसकी 6 में 1966 में 1966 में हुई थी। इसका मुख्यालय देखें तो स्टॉकहोम में इसका मुख्यालय है। ये भी नोट कर लेंगे। राइट आंसर क्या हो गया? भारत का स्थान 23वां मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? विकल्प है आपके राहुल सचदेवा, एसएस देसवाल, मोहन त्रिपाठी या मनोज वर्मा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एसएस देसवाल। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के महानिदेशक एसएस देसवाल को सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। राइट आंसर हो गया एसएस देसवाल, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा महिला उद्यमी सशक्तिकरण सम्मेलन 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया? विकल्प है जयपुर, हैदराबाद, नई दिल्ली या लखनऊ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इस सम्मेलन की थीम क्या थी? महिला उद्यमी सशक्तिकरण के लिए एक सशक्त अनुकूल व्यवसाय पारितंत्र का निर्माण करना इसकी मेन थीम थी। और कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है आपका। इंदिरा गांधी ने किस अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका को 100 वुमेन ऑफ द ईयर सूची में शामिल किया है? विकल्प है आउटलुक, समय, फोर्ब्स या दर्पण। तो समय नहीं, ये टाइम पत्रिका होगी। यहाँ पर टाइम पत्रिका कर लेंगे। और विकल्प आपका यही सही हो जाता है, टाइम पत्रिका। टाइम पत्रिका ने भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और स्वतंत्रता सेनानी अमृत कौर को पिछली सदी की दुनिया की 100 शक्तिशाली वुमेन ऑफ द ईयर के रूप उसमें सूची में शामिल किया है। तो किस पत्रिका? टाइम पत्रिका। बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबन के तहत सरकारी कर्मचारियों को पासपोर्ट प्रदान करने से इनकार दिया है? विकल्प है आपके पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत या श्रीलंका। राइट आंसर हो जाता है डी, भारत। भारत अब निलंबन के तहत सरकारी कर्मचारियों को पासपोर्ट नहीं देगा या जिन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों में अभियोजन की मंजूरी दी गई है। तो राइट आंसर हो जाता है भारत। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितने लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की? विकल्प है आपके 1.56 लाख करोड़ रुपए, 1.70 लाख करोड़ रुपए, 2.03 लाख करोड़ रुपए या 1.90 लाख करोड़ रुपए। विकल्प सही हो जाता है बी, 1.70 लाख करोड़ रुपए। राइट आंसर हो जाता है 26 मार्च को केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई से लड़ने में मदद के लिए उद्देश्य से
गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1.70 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। इसके तहत 80 करोड़ गरीबों को अगले 3 माह तक हर माह 5 किलोग्राम गेहूं या चावल, अपनी पसंद की 1 किलोग्राम दाल भी मिलेगी। 20 करोड़ महिलाओं को जनधन खाता धारकों के अगले 3 माह तक 500 रुपये भी दिए जाएंगे। और मनरेगा के तहत मजदूरी की बात करें तो 182 से इसी योजना के तहत 202 रुपये मनरेगा की मजदूरी कर दिया गया है। और डिटेल में न जाकर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जारी हुई विषयवार क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार दुनिया भर के शीर्ष 50 इंजीनियरिंग कॉलेजों में से शामिल भारतीय संस्थान कौन से हैं? विकल्प हैं आपके आईआईटी कानपुर एवं आईआईटी हैदराबाद, इंदौर या जोधपुर, पटना या गांधीनगर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई भी नहीं है ऐसा, डी ऑप्शन सही हो जाता है। 3 मार्च को क्यूएस यानी क्वाक्वेरेली साइमंड्स ने विषयवार वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की है। क्यूएस क्या है? तो क्यूएस ये एक वैश्विक हायर एजुकेशन पिंक टैंक यानी विशेषज्ञ समूह है। अगर हम रैंकिंग की बात करें तो आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली को स्थान इसमें मिला है। दुनिया भर के शीर्ष 50 इंजीनियरिंग कॉलेजों में शामिल किया गया है। आईआईटी बॉम्बे को 44वां स्थान मिला है, जबकि दिल्ली की बात करें तो 47 यानी 47वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस वर्ष की रैंकिंग के अनुसार आईआईटी खड़गपुर की अगर बात करें तो आईआईटी खड़गपुर को 46वां, 86वां और आईआईटी मद्रास को 88वां, आईआईटी कानपुर को 96वां और जेएनयू को अगर कला और मानविकी रूप से देखें तो जेएनयू को 162वां स्थान मिला है और दिल्ली यूनिवर्सिटी को 231वां स्थान मिला है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 50 इंजीनियरिंग कॉलेजों में से हमने कौन बताया? आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मुंबई को स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मध्य इंडिया फार्मा तथा इंडिया मेडिकल डिवाइस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? विकल्प हैं मुंबई, जयपुर, पुणे या गांधीनगर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गांधीनगर, डी आंसर सही हो जाता है। 5 से 7 मार्च के मध्य में इंडिया फार्मा और तथा इंडिया मेडिकल डिवाइस सम्मेलन गांधीनगर यानी गुजरात में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की जो थीम थी वो इंडिया फार्मा किफ़ायती और गुणवत्ता संपन्न स्वास्थ्य देखभाल की चुनौतियों का मुकाबला तथा इंडिया मेडिकल डिवाइस सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए किफ़ायती, उत्तरदायी तथा चिकित्सा उपकरण को प्रोत्साहन करना इसकी मेन थीम थी। तो कहाँ आयोजित किया गया? गांधीनगर, गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 11वें बेंगलुरु इंडिया नैनो सम्मेलन एवं प्रदर्शनी का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। इसका मुख्य विषय क्या था? थीम पूछी गई है। विकल्प है आपके उद्योग 4.0 के लिए नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी में नए आयाम, सतत विकास के लिए नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी। सी ऑप्शन है लघु उद्यमों के विकास के लिए नैनो विज्ञान एवं नैनो प्रौद्योगिकी, या डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए विकल्प सही हो जाता है, यानी उद्योग 4.0 के लिए नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी में नए आयाम। ये 2 से 4 मार्च के मध्य में 11वां बेंगलुरु इंडिया नैनो सम्मेलन आयोजित किया गया और इसकी थीम ए विकल्प सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पूर्वी आंचलिक परिषद की 24वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई? विकल्प है कोलकाता, भुवनेश्वर, पटना या रांची। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, भुवनेश्वर में। 28 फेब को पूर्वी आंचलिक परिषद की 24वीं बैठक भुवनेश्वर यानी उड़ीसा में आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी अध्यक्षता की, अमित शाह जी ने। उपाध्यक्षता की बात करें तो उड़ीसा के जो सीएम नवीन पटनायक, इन्होंने उपाध्यक्षता की। पिछली बैठक की अगर बात करें तो पिछली बैठक 1 अक्टूबर 2018 में कहाँ हुई थी? कोलकाता में हुई थी। तो आपने 4 क्वेश्चन इससे जाने, भुवनेश्वर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विकल्प है आपके काठमांडू, ढाका, कोलंबो या नई दिल्ली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलंबो यानी श्रीलंका में। सितंबर 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कोलंबो श्रीलंका में प्रस्तावित है। ज्ञातव्य है कि 4था बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? 2018 में काठमांडू, नेपाल में हुआ था, काठमांडू में हुआ था। गौरतलब है कि श्रीलंका वर्ष 2018 से 2020 तक बिम्स्टेक का अध्यक्ष रहेगा। बिम्स्टेक का अध्यक्ष कौन रहेगा? कोलंबो, श्रीलंका रहेगा। और बिम्स्टेक की बात करें ये क्या है? तो ये बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल
टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है। ये एक बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती या समीपी देशों को एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है। और इसकी स्थापना की बात करें बिम्स्टेक की तो 1997 में 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके सदस्य की बात करें तो इसमें 7 सदस्य देश हैं। कौन कौन है? बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड इसमें शामिल हैं। इसका सचिवालय अगर देखें तो बिम्स्टेक का सचिवालय जो है वो ढाका में है, ढाका यानी बांग्लादेश में है। और इसके महासचिव एम शाहिदुल इस्लाम है। तो कई क्वेश्चन जाने अपने, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलंबो, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति समिति ने 7वीं द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य जारी की। इसके तहत रेपो दर में कितने आधार अंकों की कमी की गई है? विकल्प है 55, 65, 75 या 35। तो सही आंसर हो जाता है 75, 75। 27 मार्च को आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इनकी अध्यक्षता में मौद्रिक नीति समिति द्वारा 7वीं द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य जारी किया गया। ज्ञातव्य है कि यह कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में था और इसमें कितनी कमी पाई गई? 75 अंकों की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हॉकी इंडिया ने किसे हॉकी इंडिया मास्टर समिति का संयोजक नियुक्त किया है? विकल्प है जगबीर सिंह, आरपी सिंह, सुरेंद्र कौर या हरविंदर सिंह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आरपी सिंह, बी विकल्प सही हो जाता है। 9 मार्च को हॉकी इंडिया विश्व मास्टर यानी WMH के सदस्य के तौर पर शामिल हो गया। इसमें 38 देशों के राष्ट्रीय संघ को सदस्यता प्राप्त है। इससे जुड़ी जिम्मेदारियों के निर्वहन हेतु और अन्य गतिविधियों की देखरेख हेतु हॉकी इंडिया ने भारत के पूर्व कप्तान आरपी सिंह को हॉकी इंडिया का मास्टर समिति का संयोजक और हरविंदर कौर को अध्यक्ष नियुक्त किया इस समिति का। तो राइट आंसर क्या हो गया? आरपी सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में योंगले ब्लू होल में से निम्न में से कितना वर्ष पुराना कार्बन पाया गया है? 3000 वर्ष, बी ऑप्शन है 4000 वर्ष, 6000 वर्ष या 8000 वर्ष। तो 8000 वर्ष पुराना योंगले ब्लू होल कार्बन पाया गया है। योंगले ब्लू होल सबसे गहरी ज्ञात समुद्री गुफा है जो ऊपर से नीचे तक लगभग 300 मीटर गहरी है या दक्षिणी चीन महासागर में स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो गया? 8000 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आइकॉनसैट 2020 कहाँ आयोजित किया गया? पुणे, दिल्ली, कोलकाता या मुंबई। तो राइट आंसर क्या हो गया? कोलकाता। 5 से 7 मार्च के मध्य नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यानी आइकॉनसैट कोलकाता में आयोजित किया गया। इसमें 5M में क्या, जैसे मटेरियल, मैकेनिकल, मैन्युफैक्चरिंग, मैन पावर और मशीन शामिल हैं। ये कहाँ आयोजित किया गया? कोलकाता में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा जीन एडिटिंग टूल क्रिस्पर द्वारा निम्नलिखित में से किसके बदलाव से आनुवांशिक अंधेपन के उपचार का प्रयास किया गया है? विकल्प है नेत्रगोलक, रेटिना, डीएनए या डी विकल्प है नेत्र लेंस। तो राइट आंसर क्या हो गया? डीएनए, सी विकल्प सही हो जाता है। डीएनए के द्वारा ही ऐसा पॉसिबल हो सका है। पहली बार अंधेपन के निवारण हेतु जीन एडिटिंग तकनीकी का प्रयोग किया गया है। यह प्रक्रिया यहाँ आनुवांशिक रूप से अंधेपन से पीड़ित एक व्यक्ति पर की गई है। राइट आंसर क्या हो गया? सी, डीएनए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार हाल ही में पुणे स्थित आधार कर अनुसंधान संस्थान द्वारा किस फल की उत्कृष्ट किस्म ARI 516 विकसित किया गया? विकल्प है आपके आम, आंवला, अंगूर या संतरा। राइट आंसर क्या हो गया? अंगूर, सी विकल्प सही हो जाता है। अंगूर की यह किस्म है जो फफूंद रोधी होने के साथ साथ अधिक पैदावार वाली भी एक रस से भरपूर किस्म है। या बीज रहित होने के साथ ही जूस, जैम और रेड वाइन बनाने में बेहद उपयोगी है। देश में अगर अंगूर की बात करें तो 81.22% यह जो है अकेला महाराष्ट्र में उगाया जाता है। गौरतलब है कि अंगूर उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में 12वां स्थान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्वच्छ हवा कार्यक्रम हेतु विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र नई दिल्ली के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? विकल्प हैं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा या उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर क्या हो गया? राजस्थान। 2 मार्च को राजस्थान द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जयपुर सहित प्रदेश के कई शहरों में प्रदूषण की रोकथाम हेतु स्वच्छ हवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र नई दिल्ली के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। राइट आंसर क्या हो गया? राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वें राष्ट्रीय
कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? विकल्प है पुणे, नई दिल्ली, भोपाल या पणजी। तो राइट आंसर क्या हो गया? नई दिल्ली। सी बी ऑप्शन सही हो जाता है। 28 फेब से 1 मार्च के मध्य 11वें राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसकी थीम की बात करें तो थीम इसकी क्या थी? इसका विषय क्या था? प्रौद्योगिकी आधारित खेती हेतु युवाओं का सशक्तिकरण। तो राइट आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित प्रतिजकर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? आपके ऑप्शन है जॉन सौद, वी रमेश, स्वप्निल, यावोन फॉरेल एवं सैली मैकनामासा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, यावोन फॉरेल एवं सैली मैकनामासा, इनको प्रतिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। ये 3 मार्च को डबलिन आयरलैंड के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट यावोन फॉरेल हैं और सैली मैकनामासा, इनको वर्ष 2020 को यह पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इसे आर्किटेक्चर का नोबेल भी कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में यह पुरस्कार भारत के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी को मिला था। नोट कर लेंगे, बालकृष्ण दोषी को मिला था। ये पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय थे और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट प्रारंभ हुआ, तो यह देश में स्थित सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किस देश का है? तो विकल्प है आपके कोलंबिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस या इक्वाडोर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। बी विकल्प सही हो जाता है। 3 मार्च को इंडोनेशिया में स्थित माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट प्रारंभ हुआ। माउंट मेरापी इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 मार्च 2020 को उत्तराखंड सरकार ने किस राज्य को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए जाने की घोषणा की? विकल्प हैं नैनीताल, हल्द्वानी, गैरसैंण या ऊधम सिंह नगर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी गैरसैंण। 4 मार्च को उत्तराखंड गवर्नमेंट ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने जाने की घोषणा की। यह घोषणा यूके यानी उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बजट पेश करने के दौरान की। गैरसैंण चमोली जिले में स्थित है और देश के 27वें राज्य के रूप में अगर उत्तराखंड के गठन की बात करें तो उत्तराखंड का गठन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड का गठन हुआ। ये यूपी से अलग हुआ था और उत्तराखंड देश का ऐसा 5वां राज्य है जिसकी 2-2 राजधानियां हैं। राइट आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं पूर्व कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज का निधन हो गया। वह किस राज्य के राज्यपाल भी रहे? विकल्प हैं केरल, कर्नाटक, ए और बी दोनों या उड़ीसा। राइट आंसर हो जाता है ए और बी दोनों। ये केरल के भी राज्यपाल थे, कर्नाटक के भी थे। 8 मार्च को वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज का निधन हो गया। ये 82 वर्ष के थे और 25 जून 2009 से 28 जून 2014 तक ये कर्नाटक राज्य के राज्यपाल रहे, जबकि 1 मार्च 2012 से 9 मार्च 2013 तक ये केरल राज्य के राज्यपाल रहे। तो राइट आंसर क्या हो गया? ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एन.एस. विश्वनाथन ने किस पद से इस्तीफा दिया? आपके ऑप्शन है सदस्य वित्त आयोग, डिप्टी गवर्नर आरबीआई, सदस्य रेलवे बोर्ड या सदस्य नीति आयोग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, डिप्टी गवर्नर आरबीआई। बी विकल्प सही हो जाता है। 5 मार्च एन.एस. विश्वनाथन ने आरबीआई के डिप्टी गवर्नर पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से अपनी सेवानिवृत्ति से 3 माह पहले ही पद छोड़ने का निर्णय किया। तो एन.एस. विश्वनाथन ने किससे इस्तीफा दिया? डिप्टी गवर्नर आरबीआई से। राइट आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उड़ीसा के भुवनेश्वर में कौन सी कंपनी 500 बेड के अत्याधुनिक कोविड अस्पताल का वित्त पोषण करेगी? विकल्प है आपके महानदी कोलफील्ड्स, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम या भारत संचार निगम लिमिटेड। राइट आंसर हो जाता है महानदी कोलफील्ड्स। राइट आंसर ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अग्रहार अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित गेहूं किस्म का नाम क्या है? अग्रहार अनुसंधान संस्थान द्वारा गेहूं की एक किस्म आई है। तो राइट आंसर क्या इसमें हो जाएगा? विकल्प देखते हैं MACAS 4228। बी विकल्प है आपका सी और डी। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जो हमने अभी पढ़ा। ये आंसर सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नौसेना ने कोविड-19 से प्रभावित लोगों के लिए पूर्वी नौसेना कमान ENC में तैनात में क्वारंटीन शिविर स्थापित किया गया है। विकल्प हैं आपके INS विक्रमादित्य, INS अरिघाट, INS अरिहंत या INS विश्वकर्मा। राइट आंसर हो जाएगा INS विश्वकर्मा।
डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आईएनएस विश्वकर्मा। भारतीय नौसेना ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए भारत की मुहिम के लिए पूर्वी नौसेना कमान में आईएनएस विश्वकर्मा की में क्वारंटीन कैंप तैयार किया है। डी विकल्प सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदलकर मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन किया जाने वाला है। आपको फिल करना है। विकल्प है आपके भाटिया बाग, सूरजी वल्लभ दास, मथुरा दास वासन जी या नाना शंकर सेठ। तो डी विकल्प सही हो जाता है। मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदलकर नाना शंकर सेठ मुंबई रेलवे स्टेशन रखने की योजना है। डी विकल्प सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लाइफ अ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर, पूर्व रक्षा मंत्री ऑफ और गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर के जीवन पर आधारित एक पुस्तक है। इस पुस्तक के सह लेखक कौन है? विकल्प हैं सदगुरु पाटिल, मायाभूषण नागवेंकर, विश्वास घोष या डी विकल्प है दोनों, ए और बी दोनों। तो राइट आंसर भी डी हो जाता है, ए और बी दोनों, यानी सदगुरु पाटिल और मायाभूषण नागवेंकर ने इस पुस्तक का सहलेखन किया है। राइट आंसर क्या हो गया? डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व टीकाकरण सप्ताह 2020 की थीम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प है आपके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ प्रिवेंटेबल इन्फेक्शंस, एक्सटेंसिव इम्यूनिटी ड्यू, रेस्टेंट ऑफ डिसीजेज या वैक्सीन फॉर वर्क फॉर ऑल। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? वैक्सीन फॉर ऑल। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह 2020 ये कब मनाया जाता है? बात करें तो अप्रैल के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है और इसकी थीम क्या है? वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की पहली वाणिज्यिक फ्लाइंग कार यानी कॉमर्शियल फ्लाइंग कार जिसका नाम PLV लिबर्टी है, इसे कहाँ विकसित किया जाएगा? विकल्प हैं गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या पश्चिम बंगाल। राइट आंसर हो जाता है गुजरात। अगर हम ये जो लिखा है PLV लिबर्टी की बात करें तो इसका अर्थ है पर्सनल एयर लैंड व्हीकल। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ अ कार एंड ऑटो गियर और जीरो प्लान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। ये कहाँ विकसित किया जाएगा? गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2020 में भारत के किस राज्य ने ऑनलाइन फूड बिजनेस ऑपरेटर से खाद्य पदार्थों की ऑनलाइन आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है? विकल्प है पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। ए विकल्प सही हो जाता है। पंजाब सरकार द्वारा यह फैसला स्वच्छता अनुपात को ध्यान में रखकर लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 मार्च 2020 को केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने पुस्तक क्रॉनिकल्स ऑफ सेंट चैंपियंस का विमोचन किया। यह पुस्तक किस योजना पर केंद्रित है? विकल्प आपके पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री धनलक्ष्मी योजना या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना। इसके तहत यह शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 में पानीपत के हरियाणा के पानीपत में किया था। वर्तमान में यह योजना देश के लगभग सभी 640 जिलों में संचालित है और जो केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी पुस्तक ने इस योजना के तहत इस पुस्तक का विमोचन किया, क्रॉनिकल्स ऑफ द सेंट चैंपियंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष है? विकल्प है चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस या भारत। तो राइट आंसर हो जाता है चीन। ए विकल्प सही हो जाता है। उक्त सत्र की अध्यक्षता फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF के अध्यक्ष जायांग मित्र लियू ने यानी जो चीन के हैं इन्होंने अध्यक्षता की। तो राइट आंसर हो जाता है चीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं अंतिम क्वेश्चन MCQ फॉर्मेट का। मार्च 2020 को नई दिल्ली में बहुभाषी अतुल्य भारत वेबसाइट लॉन्च किया गया। यह वेबसाइट किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक अग्रणी परियोजना है? विकल्प है आपके संस्कृत मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय। और सही विकल्प हो जाता है पर्यटन मंत्रालय। 2 मार्च को पर्यटन एवं संस्कृत राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रहलाद सिंह पटेल ने नई दिल्ली में बहुभाषी अतुल्य भारत वेबसाइट लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत को विश्व में अनेक बार यात्रा करने लायक गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करना है इसका उद्देश्य। इस वेबसाइट में 165 पर्यटन स्थलों की विस्तृत जानकारी अवेलेबल है। तो जी हाँ, पहले भी कहा था कि क्वेश्चन कहीं से भी नहीं बच के जाएगा, इसी एक वीडियो से आएगा। तो आइए देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ वर्ल्ड लीनियर करंट अफेयर। आप लोग नोट भी करते रहें। पहला इसमें पॉइंट है वर्ल्ड लीनियर में मिजोरम में चाप चारकुट पर्व मनाया गया। चाप चारकुट मिजो समुदाय का सबसे बड़ा और सबसे अधिक खुशी से मनाया जाने वाला
पर्व है? तो पूछा जाएगा चापचारकुट कहाँ का पर्व है? मिजोरम का है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है आपका, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए ई विधान प्रक्रिया लागू की है। इसमें सदन के प्रत्येक कार्यवाही बिना कागज के इस्तेमाल किए जाएंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने निर्वाचन क्षेत्र राजस्थान के कोटा में सुपोषण माह अभियान का शुभारंभ किया है। यह अभियान गर्भवती महिलाओं और किशोरियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करेगा और उन्हें स्वस्थ रखने के लिए शुरू किया गया है। कौन सा? सुपोषण माह अभियान। किसने किया? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। अगला पॉइंट, भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र यानी ESZ घोषित किया है। तो आपका जो मध्य प्रदेश है उसने राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य को संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है। अगला पॉइंट देखते हैं, रांची विश्वविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो खांची 90.4 FM आप सबका रेडियो का शुभारंभ किया। किसने किया? रांची विश्वविद्यालय ने किया। यह विश्वविद्यालय के 15 किलोमीटर से अधिक परिसर में फैला हुआ है। यह रेडियो छात्रों की सहायता के लिए शुरू किया गया है। 6 पॉइंट देखते हैं, केरल सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए ब्रेक द चैन, आपने सुना होगा, फॉलो भी किया होगा, इस नाम से एक विशाल हैंड वॉशिंग अभियान शुरू किया है। किसने किया शुरू? केरल सरकार ने। अगला पॉइंट देखते हैं, विश्व के सबसे फेमस स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा ने बॉलीवुड के स्टार अभिनेत्री करीना कपूर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। प्यूमा ने करीना कपूर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अगला पॉइंट है आपका, नितिन गडकरी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को तरुण विजय द्वारा लिखी गई इनविंसिबल अ ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर पुस्तक की एक प्रति भेंट की। किसके द्वारा लिखी गई? तरुण विजय के द्वारा लिखी गई। किसने भेंट की? नितिन गडकरी ने। किसको? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को। अगला पॉइंट देखते हैं, भालचंद्र मुंगेरकर द्वारा लिखित माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? भालचंद्र मुंगेरकर के द्वारा। अगला पॉइंट है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मनाया पारंपरिक फसल उत्सव। कौन सा फसल उत्सव? फूलदेई। कहाँ मनाया गया? उत्तराखंड में। यह त्यौहार सभी पहाड़ों में रहने वाले लोगों के मध्य आंतरिक संबंधों को भी दर्शाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तराखंड सरकार ने राज्य सरकार की नौकरियों में पदोन्नति के लिए मिलने वाले आरक्षण को समाप्त करने का ऐलान किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। राज्यपाल लालजी टंडन ने उन्हें भोपाल के राजभवन में पद की शपथ दिलाई। इससे पहले कौन थे CM? कमलनाथ जी थे। और अभी कौन है? शिवराज सिंह चौहान। अगला पॉइंट है, आध्यात्मिक संगठन ब्रह्म कुमारी संस्था की जिस मुख्य प्रशासिका का हाल ही में निधन हो गया वो कौन थी? उनका नाम था दादी जानकी। अगला पॉइंट देखते हैं, US आर्मी के नए डिवीजन में एक नया उपग्रह लॉन्च किया गया है और इस नए डिवीजन का नाम क्या है? US स्पेस फोर्स। ध्यान रखेंगे, US स्पेस फोर्स। अगला पॉइंट है, हाल ही में जिस सरकारी विभाग ने इजाज़त दी है कि न मिटने वाली स्याही का उपयोग क्वारंटीन लोगों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है, तो यह किसने घोषणा की? निर्वाचन आयोग ने। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जिस प्रसिद्ध अफ्रीकी गायक और सैक्सोफोन वादक का कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के कारण 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया वो कौन थे? तो उनका नाम था मनु डिबंगो। मनु डिबंगो ये अफ्रीकी गायक थे। अगला पॉइंट देखते हैं, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन जिस देश में किया जाएगा वो देश है फ्रांस। अगला पॉइंट, रिलायंस फाउंडेशन द्वारा भारत का पहला कोविड-19 सेंटर जिस अस्पताल में बनाया गया वह अस्पताल का नाम क्या है? 7 हिल्स अस्पताल। अगला पॉइंट, हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने संयुक्त रूप से आयुष्मान भारत के तहत जिस योजना की शुरुआत की है, क्वेश्चन में भी पढ़ा था, ये कौन सा योजना है? स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम। किसके द्वारा शुरू की गई? आयुष्मान भारत योजना के द्वारा। अगला पॉइंट है आपका अंतिम पॉइंट, हाल ही में जारी किए गए विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का जो स्थान प्राप्त हुआ है वो कौन सा स्थान है? 144वां स्थान। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान 144वां है। आगे बढ़ते हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स पे चर्चा करते हैं जो मार्च माह की हैं। पहला इसमें है 1 मार्च, और 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस यानी जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है। इसके अलावा विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस यानी वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे भी मनाया जाता है। अगर हम शून्य भेदभाव दिवस की बात करें, इसकी थीम क्या थी? तो महिलाओं और लड़कियों के साथ शून्य भेदभाव इसकी थीम थी।
और इस दिवस को मनाने की घोषणा विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर 2013 को के अवसर पर यूएन एड्स द्वारा किया गया था। किसकी? शून्य भेदभाव दिवस मनाने जाने की घोषणा। ये कब मनाया जाता है? 1 मार्च को। और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस भी 1 मार्च को मनाया जाता है और 2019 का इसका थीम था बच्चों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। अगला देखते हैं विश्व वन्य जीव दिवस, जो मनाया जाता है 3 मार्च को। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2020 में इस दिवस की थीम थी सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। नोट करते रहेंगे, थीम सारी पूछी जाती हैं। तो 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है और 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपनी 68वीं महासभा में इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी, विश्व वन्य जीव दिवस। अगला पॉइंट है आपका राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, और यह कब मनाया जाता है? 4 मार्च को मनाया जाता है। 4 मार्च को वर्ल्ड नेशनल सेफ्टी डे। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा यह 4 मार्च को भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे वर्ष 2020 में इसकी थीम की बात करें तो एक समान दुनिया एक सक्षम दुनिया है। नोट कर लेंगे, एक समान दुनिया एक सक्षम दुनिया है, यह इसकी थीम थी इस साल की। 1975 में संयुक्त राष्ट्र ने 8 मार्च को इस दिवस को मनाने का प्रारंभ किया था। 1975 ने किसने? संयुक्त राष्ट्र ने। अगला है आपका 10 मार्च CISF स्थापना दिवस, CISF रेसिंग डे, और यह 10 मार्च को मनाया जाता है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF, इसकी स्थापना दिवस हर साल 10 मार्च को मनाया जाता है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1969 में इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में CISF का मुख्यालय है। अगला पॉइंट देखते हैं पाई डे। पाई दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है। यह पाई क्या होता है? पाई आपका वृत्त के परिधि के व्यास के अनुपात का जो लगभग 3.14 होता है। तो यह पाई दिवस कब मनाया जाता है? 14 मार्च को। अगला पॉइंट है आपका विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, ये 15 मार्च को मनाया जाता है और इसकी थीम 2020 की क्या थी? सतत उपभोक्ता यानी द सस्टेनेबल कंज्यूमर। तो ये थीम थी और ये 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 16 मार्च, और 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है, नेशनल वैक्सीनेशन डे। तो ये हो गया, पहली बार ये कब मनाया गया था? 16 मार्च 1995 को। अगला पॉइंट है आपका विश्व गौरैया दिवस, इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी 2020 की? तो थीम आप लोग नोट कर लेंगे, आई लव स्पैरो इसकी थीम थी, आई लव स्पैरो। और इसका उद्देश्य क्या है? संपूर्ण विश्व में गौरैया के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना। पहली बार ये 2010 में मनाया गया था। और गौरैया का वैज्ञानिक नेम की बात करें तो वैज्ञानिक नेम क्या है गौरैया का? पासर डोमेस्टिक्स नाम है इसका वैज्ञानिक नेम। और यह दिल्ली का राजकीय पक्षी भी है। कौन? स्पैरो या गौरैया दिल्ली का राजकीय पक्षी है। कब मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस? 20 मार्च को। अगला पॉइंट है 21 मार्च। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस यानी वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे मनाया जाता है। यह सबसे पहले 1971 में यूरोपीय कृषि के 23वें महाधिवेशन में 1971 में विश्व वानिकी दिवस की स्थापना की गई थी। और इसकी थीम 2020 की बात करें तो वन और जैव विविधता इसकी थीम है। फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, वन और जैव विविधता। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। अगला पॉइंट देखते हैं 22 मार्च विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे, इंपॉर्टेंट। 1992 में रियो डी जेनेरियो में इस दिवस की स्थापना, इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। तो राइट आंसर हो जाता है 22 मार्च। अगला पॉइंट देखते हैं 23 मार्च। इसको क्या मनाया जाता है? 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस। तो इसकी थीम की बात करें 2020 की तो जलवायु और जल, क्लाइमेट एंड वाटर इसकी थीम थी। WMO ने 1873 में अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन यानी IMO से उत्पन्न हुआ। WMO की स्थापना की बात करें तो 1950 में हुई थी। वर्तमान में WMO में 191 सदस्य हैं और मुख्यालय इसका जेनेवा में है। WMO का 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। अगला पॉइंट देखते हैं 24 मार्च, और इसको विश्व क्षय रोग यानी TB दिवस यानी वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस TB डे मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? तो इट्स मी इसकी थीम थी इस बार की 2020 की, इट्स मी। अगला पॉइंट है आपका विश्व रंगमंच दिवस। यह कब मनाया जाता है? 27 मार्च को। और सबसे पहले
कब स्टार्ट हुआ? 1962 में स्टार्ट हुआ था। 27 मार्च को विश्व रंगमंच यानी वर्ल्ड थिएटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो दोस्तों कहते हैं ना कि पढ़ाई उधार रही साल भर, हम पर मार्च के महीने ने सारा हिसाब कर दिया। जी हाँ, इस सेशन में मार्च का टोटल हिसाब हो गया है। आप इसको तैयार करें। इस सेशन के नोट्स भी चैनल के ब्लॉग पर विजिट करके जरूर डाउनलोड करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मंथ की करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।